मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये दोनों ही विशेषताएं भारतीय संविधान को इस तरह से सजाती हैं कि अधिकारों की तो बहुत सारी बातें होती हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के राइट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं, सारी जो संस्थाएं हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गए, और भी जितनी भी संस्थाएं, सबके राइट्स हैं। यानी पूरे देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव गॉट सो मेनी राइट्स। लेकिन वहीं पर दो ऐसी चीजें हैं जो राइट्स से हटकर बात करती हैं। हाँ, लोगों को भी राइट्स दी गई हैं। कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये लोगों को पॉलिटिकल राइट्स उपलब्ध कराते हैं और ये लोगों को शक्तिशाली, पावरफुल बनाते हैं राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध। अगर राज्य निरंकुश होकर के काम करेंगे, अगर राज्य जो है अपनी दिशा भटक जाएंगे, अगर उनका डायरेक्शन जो है वो जनता को क्रश करने वाला हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये लोगों के अधिकारों को बढ़ा देते। तो इसके ऊपर हम पिछली क्लास में आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर देश में शासन को चलाने के लिए हम बहुत सारे राइट्स दे रहे हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये राज्य की जिम्मेदारी को तय करते हैं। यहां पर राज्य मतलब देश, राज्य मतलब शासन व्यवस्था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्हीं जिम्मेदारियों को बताता है कि आखिर राज्य को काम कैसे करना चाहिए, हाउ स्टेट शुड वर्क। तो उन्हीं पर हम यहां पर बात करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत। दूसरी तरफ अगर हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे करके उनको मजबूत बनाते हैं, उनको स्ट्रांग बनाते हैं, तो साथ ही साथ उनको उनकी ड्यूटी, उनके कर्तव्य को भी याद दिलाना जरूरी है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो मूल कर्तव्य था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है। 1976 में जो एक्ट आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो पहले बेसिक चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि ये दोनों जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उद्देश्य ये रहा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के माध्यम से राज्य का, यानी कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, उनको काम कैसे करना चाहिए ये बताया गया। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके माध्यम से जनता को, यानी हमारे देश के नागरिकों को ये बताया गया कि अगर आप राइट्स को एंजॉय करते हो तो आपको अपनी ड्यूटीज का भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन आइए पहले बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर जब चर्चा हो रही थी संविधान सभा में तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सपोर्ट करते हुए कहा कि यह हमारे संविधान का एक नोवेल फीचर है, एक बिल्कुल नई विशेषता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 to 51 में इसको जगह दिया गया है। तो यहां पर अब डिटेल में जब हम जाएंगे तब वहां पर बताएंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और क्या हैं। लेकिन यहां पर कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत ये जानकारी रखना है हमको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैसे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। ये विशेषता इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, नोवेल फीचर इसलिए कहा इन्होंने, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक भले ही हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, लेकिन उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप मोल्ड कर दिया। We mold it according to the Indian situation and so this has become novel characteristic of Indian Constitution.
कैसे कैसे मोल्ड कर दिया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नंबर 1 सोशलिस्टिक यानी समाजवादी दृष्टिकोण, नंबर 2 गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीवादी दृष्टिकोण, एंड नंबर 3 द लिबरल इंटेलेक्चुअल अप्रोच यानी कि बौद्धिक दृष्टिकोण वाली अवधारणा। अब यहां पर देखिए ये तीनों विशेषताओं से क्या पता चल जाता है? सोशलिस्टिक यानी कि राज्य को, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो केंद्रीय एट सेंट्रल लेवल हो या राज्य स्तर पर हो, दोनों ही स्थितियों में चाहे वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे, व्हाट एवर द पॉलिसी इज मेड, जो भी वो पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी में उनको ये ध्यान रखना होगा कि उनको किस तरह से नीतियां बनानी है। सोशलिस्टिक तरह की नीतियां बनानी है यानी समाजवादी तरीके की नीतियां बनानी है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नीतियां बनानी है, या लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विचारधारा पर आधारित नीतियां बनानी है। यानी व्हाट एवर द पॉलिसी इज फॉर्म्ड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैसे और समझेंगे कि ये हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है? देखिए इसलिए इसे बड़ी विशेषता मानते हैं कि सोशलिस्टिक, क्योंकि देश में क्या है, असमानता थी, बहुत ज्यादा अनइक्वलिटी थी, इनइक्वलिटी थी, बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे, शिक्षा के आधार पर भेदभाव होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, यानी कि सामाजिक आधार पर, सोशल बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो सामाजिक भेदभाव को कैसे मिटाया जाएगा, आर्थिक भेदभाव को कैसे मिटाया जाएगा, उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए यह सोशलिस्टिक अप्रोच से पॉलिसीज बननी चाहिए, यानी समाजवादी दृष्टिकोण से नीतियां बननी चाहिए। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जब जाएंगे और वहां डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये गाइड करता है सरकार को कि भाई आप जब नीतियां बनाएं तो ऐसी नीतियां बनाएं कि उससे जो हमारा जो धन का संकेंद्रण है, यानी कि जो हमारे वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में सीमित न रह जाए। ये पॉलिसी फॉर्मेशन के दौरान गवर्नमेंट को सोचना है, जो हमारा जो राष्ट्रीय जो संपदा है, हमारा जो नेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे देश के नागरिकों में बटे, हमारे देश के नागरिकों को सबको फायदा मिले। ये जो सोच है, ये जो इकोनॉमिक थॉट है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो इसी कारण क्या करती है, हमारे देश की सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं, जिसमें गरीब लोगों को जो है कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, सहायता दी जाती है, और शिक्षा के लिए उन्हें विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उनको विशेष प्रोविजंस के माध्यम से उनके स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये सब सोशलिस्टिक अप्रोच से ही आता है। फिर देखेंगे गांधीयन गांधीवादी विचारधारा, ये भी संविधान निर्माताओं के दिमाग में था कि भाई गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका निभाई है और जिस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, विश्व में किसी भी देश में ये नहीं है। हमारे देश की ये बड़ी विशेषता है कि हमने गांधीयन थॉट के आधार पर, अहिंसा, नॉन वायलेंस के सिद्धांतों के आधार पर, ट्रुथ के आधार पर हमने स्वतंत्रता हासिल कर ली और अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया। तो गांधीयन थॉट को भी इस डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, स्टेट पॉलिसी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें जगह दिया गया। कैसे? तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये जो कॉन्सेप्ट था ये गांधी जी की विचारधारा में था। बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है, बच्चों को सबको शिक्षा मिले, सभी जो लोग हैं जो उनको बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन मिले, गांधीयन थॉट का हिस्सा है। ऐसे ही बहुत सारी विचारधाराएं गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थी और उसको भी हमने डीपीएसपी में जगह दी। फिर बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल की। लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक
जो हमारी सोच है वो बौद्धिक आधार पर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर और हमारी जुडिशियरी, ये अलग अलग होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली इनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये जो थॉट है ये है इनके लिबरल इंटेलेक्चुअल। और इतना नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस का कॉन्सेप्ट भी हमारे डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मौजूद है। ये सब इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विचारधारा का समर्थन करता है। तो ऐसे करके आर्टिकल 36 टू लेकर 51 तक, फ्रॉम 36 टू 51 देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डेवलप्ड व्हिच आर अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्टिक व्यू, गांधीयन व्यू एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल व्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हम जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो हम किस विचारधारा को देश के जो शासन व्यवस्था है उस देश की शासन व्यवस्था पर हम उस व्यवस्था को ये कहते हैं, यानी संविधान ये कहता है कि काम के दौरान, नीतियां बनाने के दौरान, योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान आपकी सोच में ये विचारधारा होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारी संविधान की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है, सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को बढ़ावा देना। टू डेवलप सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। कल्याणकारी राज्य मतलब राज्य ये सोचे कि हमें सबका भला करना है। वी हैव टू मेक वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। हमारे देश के हर एक व्यक्ति का भला होना चाहिए। हमारी योजना से, हमारी कानून व्यवस्था से, हमारी नीतियों से ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे देश के सभी लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर हो। तो जो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो पुलिस राज्य की अवधारणा थी, पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट था, यानी केवल सरकारें उस समय कानून व्यवस्था का काम देखती थी, खाली लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था का पर ही उनका ज्यादा फोकस होता था। और ये जो कानून व्यवस्था का ही एक मुद्दा होता था, विकास से उनको कोई लेना देना नहीं होता था। लोगों के जीवन स्तर में, लाइफ का जो स्तर है, लेवल ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है कि नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता था। तो इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हमको ब्रिटिश जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग होकर के चलना है, हमें वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्वीकार करना है। और वो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही एस्टैब्लिश करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ये संविधान की किस विशेषता से पता चलता है, देन योर आंसर विल बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल of state policy indicate that the India is the welfare state. And why it is welfare state? Because it makes such plans, it makes such policy by which the social and economic democracy can be established. Now we go ahead, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो हमें यहां जान लेना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो देखिए, अगर मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के साथ भी ऐसी व्यवस्था है? बस यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डीपीएसपी के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। ये जो है न्यायालय में इसके ऊपर जस्टिसेबल नहीं है। इसे न्यायालय में आप इसको लेकर के नहीं जा सकते कि साहब राज्य को जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया या उस काम को पूरा नहीं किया। ये जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में। इसको लेकर के कानून में
हमारे संविधान में ये कहा गया है कि ये राज्य की सोच होनी चाहिए, थॉट होना चाहिए, उनकी फीलिंग होनी चाहिए, मूल भावना होनी चाहिए। लेकिन अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो उसको लेकर के कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट की तरह यह जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन अगर राज्य ऐसा करती है, जो एक दायित्व के रूप में संविधान सभा ने उनको सौंपा था कि अगर आप ऐसा करते हैं देश का भला होगा और बेहतर होगा, आप एक अच्छी सरकार कहलाओगे, एक गुड गवर्नेंस कहलाओगे और भविष्य में जनता आपको जो है और अवसर देगी काम करने का। तो ये सोच थी संविधान सभा की और संविधान निर्माताओं को कि यानी कि नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, यानी अगर कोई सरकार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती है तो वो कोर्ट उसे लागू नहीं करवा पाती है। ये हमारे एक कमी के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, या यूं कहें कि संविधान सभा ने उस समय ये भरोसा व्यक्त किया कि इतनी मुश्किल से हमने फ्रीडम हासिल की है, इतनी मुश्किल से हमने जो है अपनी शासन व्यवस्था बनाई है, तो जो सरकार बनेगी वो इतनी ईमानदार तो होगी ही, इतनी ऑनेस्ट तो होगी ही, और जनता के द्वारा चुन करके आए हुए लोग ही तो सरकार में होंगे, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बताया। तो वो जब काम करेंगे तो जनता के हित में ही तो काम करेंगे, वेलफेयर के लिए ही तो काम करेंगे, उनको जबरदस्ती कोर्ट में घसीटने की क्या जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनकी सोच रही होगी, और इसी कारण से इसे जो है जस्टिसेबल या इसे जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया। आगे और देखते हैं, येट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो सिद्धांत हैं शासन चलाने के मूलभूत आधार हैं। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उस समय यह चर्चा में आया कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों ना हम एनफोर्सेबल बना दें, क्यों ना हम जस्टिसेबल बना दें। तो ये बात कही गई कि नहीं, इसको एनफोर्सेबल या जस्टिसेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये मूलभूत विशेषता है। और क्या चीज कही उन्होंने, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, और ये राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे आगे हम पढ़ेंगे ना, लोगों का कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य, ऐसे ही ये लोगों का कर्तव्य होगा, दिस विल बी द ड्यूटी ऑफ द पीपल, कि वो इन विचारधाराओं को, इन सिद्धांतों को अपना करके ही कानून बनाए या नीतियां बनाए। द मोरल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट एंड ऑथराइजेस फॉर देयर एप्लीकेशन, दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन, ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जबरदस्ती क्या करना, ये तो राज्य की, स्टेट की, सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों के स्तर में समानता आए, लोगों का जीवन स्तर बेहतर बने, सबको जो है न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, धन का जो संकेंद्रण है, सेंट्रलाइजेशन, वो कुछ ही हाथों में ना हो, और जो पीस हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पीस यानी शांति बनी रहे, ये सब तो हमारे देश के राज्य की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए इसको जो है केवल 3 बेसिक प्रिंसिपल के रूप में इसको रखा गया और कहा गया कि राज्य तो स्वतः ही इसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत क्या है। और आगे देखते हैं, एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस, 1980 का ये मामला है, तो उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई बात आई थी। 1980 में इन मिनर्वा केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, होल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहां पर खुद इंडिकेट कर रहे हैं
मिनर्वा मिल मामले में 1980 का कोई केस था, तो उस समय जब डिसीजन आया तो उसमें कहा कि भाई ये जो चीजें हैं, चाहे फंडामेंटल राइट हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, ये तो वो मील के नींव के पत्थर हैं, बेडरॉक हैं, वो नींव के पत्थर हैं जिस पर कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच संतुलन, एक बैलेंस बना रहे, इस पर ही तो हमारी जो पूरी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा जो संविधान है, इस पर आधारित है। तो दोनों का सम्मान होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के रूप में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में राज्य का, यानी कि सरकार जो काम कर रही है और जो करना चाहिए उनको, उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन बना रहे, तभी हमारे संविधान की जो पवित्रता है वो भी बनी रहेगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल मामले में इंडिकेट किया था। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान के एक खूबसूरत गहने की तरह है, जिसको हमें और बेहतर ढंग से अप्लाई करने की जरूरत है। और इस पर जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें कि आपको बताएंगे कि ये किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स से किस तरह से भिन्न है और कैसे संबंध है, ये वहां पर चर्चा का विषय होगा। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसके बारे में हमने थोड़ी शुरुआत में भी आपसे चर्चा की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था, और इसे बाद में हमने शामिल किया। कब? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया। ये वही दौर था जब इंटरनल इमरजेंसी चल रहा था, 1975 टू 1977, 1975 से 1977 के बीच का समय था, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय में ये उनके दिमाग में आया कि लोग राइट्स की बात बहुत करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत करते हैं, तो क्यों ना फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात होनी चाहिए। लेकिन जो भी कारण हो, फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में आ गया, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी था, ये पहले से ही जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर ये पहले से ही मौजूद था। तो वहीं से सीख लेते हुए, टेकिंग फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, वी इंक्लूडेड द फंडामेंटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया। लेकिन बाद में इसमें एक और चेंज हुआ, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, when 86th constitutional amendment was held in year 2002, one more fundamental duties was included, and that was the guardians, यानी जो घर के गार्जियन होंगे, जो पिता होंगे या जो गार्जियन होंगे, उनकी ये ड्यूटी होगी, provide opportunities for education to his child for between the age 6 to 14 years, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा मिले, उनको शिक्षा दी जाए, ये उनकी ड्यूटी में शामिल कर दिया गया, ये उनके मूल कर्तव्यों में शामिल कर दिया गया। फंडामेंटल राइट तो है ही, वो तो अलग ही शामिल है 21A में, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा हूं कि ये जो है मूल कर्तव्यों में भी शामिल हो गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान की एक विशेषता बन गई फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 51A में मौजूद है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक में जब आपको इसे याद रखना होता है तो आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। तो क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो जनता को उनका कर्तव्य भी मालूम होना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य को भी पूरा करते रहें। क्यों करते रहें? क्योंकि भाई देखो, अगर केवल राइट रहेगा, केवल अधिकार रहेगा और कर्तव्य कुछ नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या होगा? स्वच्छंद होगा, निरंकुश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा, उसे लगेगा बस अधिकार ही अधिकार है। भाई अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। क्या कर्तव्य है? तो देखिए, अब यहां पर तो जब फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो वहां हम अलग से बताएंगे आपको, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा इनिशियल इंफॉर्मेशन दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, और सबको पता भी है। रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का हम रेस्पेक्ट करें। अब कई बार लोग होते हैं संविधान की बुराई शुरू कर देते हैं, कई नेता लोग रहते हैं वही बुराई शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही सम्मान नहीं करोगे तो क्या देश का सम्मान करोगे? ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्था की समस्या है, लेकिन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी पवित्र बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उस संविधान के कारण ही तमाम अधिकार और तमाम सुविधाएं हमें मिल रही हैं। तो पहला तो ड्यूटी हमारा यही हो जाता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें, यह भी हमारी ड्यूटी है। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का सम्मान करें, यह भी हमारी ड्यूटी है। हम अपने देश की सोवरेंटी, यानी हमारे देश की संप्रभुता, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर दबाव बनाए या अपना अधिकार थोपे, हम उसका विरोध करेंगे और अपने देश की सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वी विल ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि अगर सोवरेंटी नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी, तो फिर वो देश रहेगा ही नहीं, आजादी नहीं बचेगी। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, दिस इज आवर ड्यूटी, एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। और हमारे देश में एकता और अखंडता बनी रहे, यूनिटी और इंटेग्रिटी बनी रहे। ये नहीं कि दंगा करवा रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़ा विवाद पैदा कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। साइंटिफिक थॉट को डेवलप करना, डेवलपिंग इन पीपल द साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सब भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्सा है। प्रोटेक्ट कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, हमारी जो भाईचारा, एक सामान्य भाईचारा का विकास करना, इसलिए क्योंकि पीस, शांति बनी रहे, दंगा फसाद ना हो, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का भला है। तो ये हर व्यक्ति की ड्यूटी भी है। अगर हम राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भाई हम अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकें, अगर हम बात करते हैं कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अगर हम बात करते हैं कि हम देश में कहीं भी जा सकें, कहीं भी रह सकें, ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, तो साथ ही साथ हम ये भी सोचें कि ये सब चीजें हमें कब मिल पाएगी। वो जो फंडामेंटल राइट है वो हम कब हासिल कर पाएंगे? जब हमारे देश में कॉमन ब्रदरहुड होगा, सामान्य भाईचारे की भावना होगी, जब यूनिटी और इंटेग्रिटी होगी, जब देश में एकता और अखंडता रहेगी, जब हमारी सोवरेंटी बची रहेगी, जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करेंगे, जब हमारा एक नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम होगा, जब ये सब चीजें होगी नहीं तो फंडामेंटल राइट कहां से बचेगा? इसीलिए कर्तव्य को पूरा करना भी जरूरी हो जाता है। हेरिटेज ऑफ आवर कॉमन कल्चर, और हमारा जो एक मिली जुली संस्कृति है, विविधतापूर्ण डाइवर्स कल्चर है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि भाई अपनी संस्कृति और हमारी व्यवस्था ही अच्छी है, दूसरे की संस्कृति खराब है, दूसरे का रहन सहन और खान पान खराब है, ऐसा नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध प्रकार की संस्कृति है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर इज फाउंड। जो साउथ के लोग हैं उनका रहन सहन और खान पान अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका रहन सहन और खान पान अलग है, जो उत्तर भारत के लोग हैं उनका रहन सहन और खान पान अलग है। पहनावे में भी विविधता है, जो वो कपड़े पहनते हैं उसमें भी अंतर दिखाई पड़ता है, और उसका प्रभाव विचार यानी थॉट और बिहेवियर पे भी आता है। तो सबके विचार, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, इन सबका सम्मान होता रहे, इसीलिए ये हर एक व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी है।
दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल पीपल। और एक जो मैंने बताया आपको कि ये एक और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दिया कि ये भी सबकी ड्यूटी है कि वो जो है बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो इनिशियल जो एजुकेशन है, वो उसको पूरा करें। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी के माध्यम से हम लोगों ने संविधान को एक नई दिशा दे दी। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो पहले से ही बहुत ज्यादा थी, पहले से ही बहुत अच्छा हमारा संविधान था, और फंडामेंटल ड्यूटी के आ जाने से इसमें 4 चांद लग गए। और कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप इसमें, द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर टू द सिटीजन्स हु एंजॉयिंग देयर राइट्स एंड क्वाइट कॉन्शियस टू देयर ड्यूटीज। इसीलिए इन्होंने बताया कि भाई आप अगर अपने मूल अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, अपने अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कि अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको भी माने। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। जो हमारा एंथम है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करें। जो हमारी संप्रभुता है उसको बचाएं, और यूनिटी इंटेग्रिटी पर अगर कहीं कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हम कोशिश करते रहें, ये हमारी ड्यूटी है। तो इन सब, अगर जो लोग भी इन सब बातों को सोचेंगे, अब जरा इसका देखिए इंटरनल वैल्यू क्या है, इसकी आंतरिक सोच क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसको ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अरे भाई देखिए, जो लोग सॉवरेंटी के बारे में सोचेंगे, जो लोग नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करेंगे, यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात करेंगे, देश के सभी तरह के जो हमारे कल्चर है उसको रेस्पेक्ट करेंगे, वो लॉ अवॉइडिंग पीपल होंगे। वो कानून को भी मानेंगे, वो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, वो संविधान के अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे, और राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, सरकार, हमारे जो कानून है उनके प्रति विश्वास व्यक्त करेंगे। तो एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के निर्माण में फंडामेंटल ड्यूटीज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो लेकिन यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जैसे आप जो है जस्टिसेबल नहीं होता है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये जस्टिसेबल नहीं होता है। मान लीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटी को जो है नहीं मान रहा है, तो ये नहीं कि आप सीधे कोर्ट में चले गए, हाँ, लेकिन कुछ कानून बने हैं, कुछ लॉ बने हैं। अगर कोई व्यक्ति नेशनल फ्लैग को नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कानून बने हैं, उस कानून के तहत उसे सजा मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में कि फंडामेंटल ड्यूटी को अगर नहीं मानेंगे तो सीधे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अलग से कानून की व्यवस्था है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना करते हैं, अगर नेशनल फ्लैग को नहीं मानते हैं, या कुछ इस तरह से काम करते हैं जो यूनिटी या इंटेग्रिटी को, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है कानून के दायरे में रहते हुए। तो इस तरह से दोनों ही पहलू को आपको समझना है कि डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कैसे नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करने पर अगर नुकसान होता है, अगर लॉस होता है, और ये चीज साबित हो जाता है कि आपने कोई ऐसी गतिविधि की है जिससे राष्ट्रीय झंडे को नुकसान हो रहा है, जिससे यूनिटी और इंटेग्रिटी को नुकसान हो रहा है, जिससे सॉवरेंटी को नुकसान हो रहा है, तो कानून के दायरे में रहते हुए कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड फंडामेंटल ड्यूटी इन टू पार्ट्स। सम आर द मोरल ड्यूटी, कुछ तो हमारे जो होते हैं वो मोरल ड्यूटी होते हैं, नैतिक भावना, मतलब अंदर से फील होता है, जैसे चेरिशिंग द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी हम कितने मुश्किलों से स्वतंत्र हुए, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम किया, महात्मा गांधी ने क्या काम किया, सरोजनी नायडू ने क्या काम किया, किस तरीके से एनी बेसेंट ने काम किया। मतलब स्वतंत्रता ऐसे ही हासिल नहीं हुई। भगत सिंह ने कैसा काम किया, किस तरह से काम किया, उन्होंने कितनी मेहनत की, अपनी जान की बाजी लगा दी, है ना। लाला लाजपत राय ने कैसे काम किया। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो तमाम हमारे
क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरिस्ट के नाम आते हैं, मॉडरेट्स के नाम आते हैं। कुछ लोगों ने मॉडरेट तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, कुछ लोगों ने रिवॉल्यूशनरी तरीके से एक्सट्रीमिज्म वे में जाकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई। लेकिन उन सब के सम्मिलित प्रयास से ही, फ्रॉम देयर जॉइंट एफर्ट, भले ही उन्होंने थोड़ी कोशिश की या ज्यादा कोशिश की, आज हम स्वतंत्र हो गए, संविधान हो गया और हम एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट लाइफ अपने संविधान के साथ जी रहे हैं। तो ये चेरिशिंग नोबल आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमारी मोरल ड्यूटी में आता है, नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है, नैतिक कर्तव्य आता है। लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी का एक दूसरा हिस्सा भी है। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी व्हिच इज कॉल्ड द सिविक ड्यूटी। सिविक यानी कि एक अच्छे नागरिक की तरह दिखना चाहिए आपको। कैसे दिखेंगे आप? अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, अगर हम नेशनल फ्लैग का सम्मान करते हैं, अगर राष्ट्रीय झंडा है फहराया जा रहा है उठ के खड़े हो गए, सम्मान करते हैं, कहीं नेशनल एंथम गाया जा रहा है और हम जो है सावधान खड़े हो गए और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट किया, ये दिखाता है कि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटी एंड आल्सो फुलफिलिंग द सिविक ड्यूटी ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी इज ए बिग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। बट समटाइम्स द क्वेश्चन अराइजेस, is there is relation between fundamental right, directive principle of state policy and fundamental duty। लेकिन देखिए इस प्रश्न का पूरा संपूर्ण जवाब तो तब मिलेगा जब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी को आप विस्तृत रूप से पढ़ चुके होंगे। लेकिन थोड़ा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन निकल आए, बन जाए आपके दिमाग में, इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैं यहां भी दे देता हूं। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जाते हैं और व्यक्ति को समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, और अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हुआ तो उस वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके रिट प्राप्त करने का अधिकार हम देते हैं। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो स्टेट को ये बताते हैं कि आपको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है। कैसे? तो लोगों में समानता उत्पन्न हो जाए, बराबरी, सभी लोगों का जीवन स्तर जो है बढ़े, इंप्रूव हो, इसके लिए सोशलिस्टिक गांधीवादी विचारधारा को जो है अहिंसा की विचारधारा, जो कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की विचारधारा, ग्रामीण संस्कृति, पंचायती राज, ये सब गांधीयन थॉट है, उसको बढ़ावा देने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि लोग अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करें और नेशनल एंथम का सम्मान करें, नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें। अब ये आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल ड्यूटी को मानता है, जो फंडामेंटल स्वाभाविक है, वो फंडामेंटल राइट के प्रति भी सजग होगा। Who the person who is following the fundamental duty, he will also be aware for his fundamental right। यानी कि अगर आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट, अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहेंगे। और जब अधिकार और कर्तव्य के प्रति हमारे देश के नागरिक सजग होंगे तो देश की जो शासन व्यवस्था है, जो हमारी रूलिंग जो सिस्टम है, जो हमारा राज्य है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनकी जो ड्यूटी है वेलफेयर स्टेट बनाने की, वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नागरिक जो उस पर उंगली उठा सकते हैं। वो नागरिक कह सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी जो है, हमारा ये देश, ये जो सरकारें हैं, ये अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा नहीं रही है, ये उंगली उठाने का अधिकार उनको शासन व्यवस्था पर मिल जाता है। लेकिन पहले क्या जरूरी है कि हम फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति सजग रहें, और साथ ही साथ जब ये चीज हमारे पास होगी, जब हम इतने समझदार होंगे, इतने एजुकेटेड होंगे, इतने अवेयर होंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कमियां होंगी तो उसके ऊपर भी हम उंगली उठा पाएंगे। इस तरह से हमारी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सामने आ जाती है।
अगली क्लास में हम आपसे आगे के कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे, लेकिन आपसे यही निवेदन होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमसे जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।